नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटिकल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो पॉलिटिकल के क्वेश्चन हैं ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस गुरिया एकेडमी चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो नोटिफिकेशन है ये समय समय पर आपको मिलता रहे। और दोस्तों, बात करें तो जो करंट अफेयर की क्लास है ये हर सुबह यानी डेली मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर की जो क्लास आती है, तो वो क्लास भी आप देखा करें, ताकि आपको करंट अफेयर के बारे में कुछ जो जानकारी मिल सके और करंट अफेयर के क्वेश्चनों का जो है परीक्षाओं में आपको कुछ फ़ायदा हो सके। तो करंट अफेयर की क्लास डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे आती है, तो वो क्लास भी आप देखा करें। और शाम को जो क्लास है पॉलिटिकल की, ये शाम को 9 बजे लाइव आती है, तो ये क्लास भी आप देखा करें। और इस जो क्लास है करंट अफेयर की क्लास को और जो पॉलिटिकल की क्लास है इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो आपके दोस्त है वो भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देख कर परीक्षाओं का जो है फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों, आज के पॉलिटिकल क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपने मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे छूने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। सामने हो मंजिल यानी अगर मंजिल सामने हो, अगर दिखाई देता हो कि ये मंजिल है, मुझे पाना है, मंजिल सामने हो, तो रास्ते को नहीं मोड़ना चाहिए। और जो मन में हम सपने लेकर जीते हैं उस सपने को मत तोड़ना चाहिए, क्योंकि सपना अगर हम नहीं तोड़ेंगे, रास्ते को नहीं मोड़ेंगे, तो क्या है, सपना हमें सच कर सकते हैं। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, क्योंकि हम जब स्टडी करते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपनी मंजिल को पूरा करने के लिए, तो हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और उस मुश्किल को देखकर हम अपने सपने को तोड़ देते हैं या रास्ते को छोड़ देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें तो बस सितारे छूने हैं और सितारे छूने के लिए हमें हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉलिटिकल के क्वेश्चनों की। तो पॉलिटिकल फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में करता है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो राइट आंसर होगा डी, 12। वर्तमान में भारतीय अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। और जब संविधान बना था, संविधान बनकर जब लागू हुआ था, उस समय भारत के अंदर यानी संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान की बात करें तो जो अनुच्छेद है 395 अनुच्छेद और 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। और जब संविधान बनकर तैयार हुआ था या संविधान लागू हुआ था, उस वक्त 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। तो 12 अनुसूचियां। तो दोस्तों, 12 अनुसूचियों में क्या दिया गया है? तो ये देखो आप, प्रथम जो अनुसूची थी, फर्स्ट अनुसूची में कहा गया है कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी दी गई है। राज्य एवं जो संघ शासित प्रदेश है, राज्य और संघ शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। और दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते के बारे में। तीसरी अनुसूची में जो शपथ है यानी जो शपथ दिलाई जाती है उस शपथ के बारे में। चौथी जो अनुसूची है इसमें सीटों के आवंटन के बारे में, जो राज्यसभा है राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है।
और 5वीं जो अनुसूची है इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का जो प्रावधान है उनका नियंत्रण दिया गया है। और 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इनमें जनजातीय क्षेत्रों का आवंटन दिया गया है। 7वीं अनुसूची में संघ व राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा दिया गया है। 8वीं अनुसूची में जो भारत की आधिकारिक भाषाएं हैं यानी 22 भाषाएं इनका उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान किया गया है। और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज और 12वीं अनुसूची में नगर निगम के प्रावधान का जिक्र किया गया है। तो दोस्तों ये है 12 अनुसूचियाँ। तो इन अनुसूचियों के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि किस अनुसूची में क्या प्रावधान दिया गया है या कौन सी अनुसूची किस बारे में हमें बताती है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया। भारतीय संविधान में प्रस्तावना के अंतर्गत किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा डी, संघीय। यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर संघीय शब्द का जो है ये उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं जो अनुसूची है इसके अंदर कितनी भाषाएं शामिल है। तो राइट आंसर होगा बी, 22 भाषाएं शामिल है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। तो ये 22 भाषाएं कौन कौन सी है। तो देखो हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, संस्कृत, असमिया, उड़िया, बांग्ला, गुजराती, मराठी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। इन 22 भाषाओं का जो उल्लेख है ये भारत की जो संविधान है भारतीय इसकी 8वीं अनुसूची में इन 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो ये 22 भाषाएं हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है कि कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 395 अनुच्छेद। भारतीय संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद है। वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं। और दोस्तों जिक्र करें तो अनुच्छेद ये लगभग वैसे तो अनुच्छेद है 400 या 450 प्लस है 468 है। तो वो जो अनुच्छेद है ये अनुच्छेद के अंतर्गत जो मिनी अनुच्छेद यानी अनुच्छेद के अंतर्गत हम जैसे देखें तो अनुच्छेद 35A हो गया, ऐसे अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद दिए गए हैं। और मूल रूप से अनुच्छेद की बात करें तो मूल रूप से जो अनुच्छेद है ये 395 अनुच्छेद है। इन अनुच्छेद को अलग भागों में अंदर बांटा गया है तो इससे मिलाकर कुछ ज़्यादा अनुच्छेद है, लेकिन अगर मूल रूप से अनुच्छेद की बात करें तो कुल 395 अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में कहा गया है। तो भारत को प्रस्तावना में सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की संघ सूची में कितने विषय है, इनकी संख्या कितनी है। यानी जो भारतीय संविधान की संघ सूची है, संघ सूची में कितने विषयों का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 97। यानी 97 जो विषय है जो लागू हुआ था भारतीय संविधान है उस वक्त भारतीय संविधान की जो संघ सूची है इसमें 97 यानी 97 विषय थे। और बात करें वर्तमान में, जो वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संघ सूची है इसमें 98 विषय हैं, 98 विषय है। वर्तमान में 98
और जब संविधान लागू हुआ था उस समय जो संघ सूची है इसमें 97 विषय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? जो संविधान के अंतर्गत जो राज्य के नीति निर्देशक है सिद्धांत है, इनकी अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर होगा डी, आयरलैंड। आयरलैंड के जो संविधान है, आयरलैंड के संविधान से जो हमारा भारतीय संविधान है इसके जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है इसकी अवधारणा को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। हमारी जो संविधान है, संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है, तो किसका उल्लेख नहीं है ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, वयस्क मताधिकार। यानी संविधान की जो प्रस्तावना है, यानी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का जो उल्लेख है ये नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, तो कहाँ से अपनाई गई एकल नागरिकता की जो अवधारणा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, इंग्लैंड से। जो एकल नागरिकता की अवधारणा है ये इंग्लैंड से अपनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, राज्य संघ। यानी भारत का संविधान भारत को राज्य का संघ यानी राज्य संघ कहकर वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है। भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है, तो राइट आंसर होगा ए, राज्यों का संघ। यानी राज्यों का संघ कहकर जो भारत का संविधान है ये भारत देश को वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान के अंतर्गत है जो सुदृढ़ केंद्र के साथ जो संघीय प्रणाली है ये कहाँ से ली गई है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, कनाडा। जो सुदृढ़ जो संघीय प्रणाली है ये कनाडा देश से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का संविधान है अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, भारत की जनता से। भारत का संविधान अपना प्राधिकार ये भारत की जनता से प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान के अंदर न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यूएसए। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका देश से जो है भारत के अंदर न्यायिक समीक्षा का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए हैं? तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द है ये किसके द्वारा जोड़े गए हैं? तो राइट आंसर होगा सी, 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारत में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, और वो 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों जो शब्द है इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। और दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। लघु संविधान अगर पूछ ले कि भारत के किस संविधान संशोधन को, भारत में किस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान में रखना है 1976 के अंदर हुआ था 42वां संविधान संशोधन, इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न जो संसद है ये किस देश की देन है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, इंग्लैंड। यानी सर्वसत्ता संपन्न संसद की जो अवधारणा है ये इंग्लैंड देश की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा
जो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम है ये किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, आयरलैंड के देश से राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा के नामांकन का नियम है ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली है ये किस देश से ली गई है? इसका राइट आंसर होगा सी, आयरलैंड, यानी आयरलैंड से भारतीय संविधान के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर होगा डी, ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। और दोस्तों बात करें समवर्ती सूची की, तो जब संविधान लागू हुआ था उस समय समवर्ती सूची के अंतर जो है 47 विषय थे। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय थे। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इस 52 विषय है। वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय है। और जब संविधान बनकर तैयार हुआ या संविधान लागू हुआ उस समय कुल 47 विषय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, जनता। यानी प्रस्तावना के अनुसार जो परम शक्ति है ये जनता के हाथों में होती है। तो राइट आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि राइट आंसर होगा डी, यानी लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। भारत सरकार के अंदर संसदीय प्रणाली है, इसमें ये लोकसभा में जो मंत्री है मंत्रिपरिषद इसके लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर है डी होगा। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, सरकार का आध्यात्मिक रूप। यानी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है तो सरकार का अध्यक्षतात्मक जो रूप है ये इसकी विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो राइट आंसर होगा सी, संविधान में कहीं नहीं। यानी जो संघीय शब्द है इसका प्रयोग भारत के संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है। और बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात जो इंडिया है ये एक राज्यों का संघ होगा। लेकिन संविधान की जो संरचना है ये परिषदात्मक है, परिसंघात्मक है। भारतीय संविधान है इसकी संरचना है। लेकिन संघ शब्द का जो प्रयोग है ये प्रारूप समिति ने किया था। संघ शब्द का प्रयोग प्रारूप समिति ने किया था। लेकिन भारतीय संविधान के अंदर संघीय शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। तो राइट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है खालिस्तान है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत खालिस्तान है। तो राइट आंसर ए, यानी राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? तो राइट आंसर होगा बी, अर्ध संघीय और संघीयवत। अर्ध संघ जो है अर्ध संघीय या संघीयवत ये भारत का संविधान है। तो राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? तो राइट आंसर होगा बी, सॉरी राइट आंसर है डी। राइट आंसर इसका डी होगा। यानी जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने
जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इन्होंने कहा था अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा था। हृदय या आत्मा कहकर जो है इसे संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक न्याय का जो है क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर है सी, जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। यानी सामाजिक न्याय, यानी सामाजिक अर्थ हो गया पूरे समाज के अंदर न्याय, सामाजिक न्याय पूरे समाज में, यानी प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय। तो इसके अंतर्गत जाति का, नस्ल, रंग और लिंग के आधार पर जो सभी प्रकार के भेदभाव है ये दूर होने चाहिए। यही सामाजिक न्याय का प्रमुख है या मुख्य अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य। धर्मों के बीच यानी जो धर्म है, धर्म दिए गए हैं जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो ये धर्म है, इन धर्मों के बीच जो भेदभाव करने वाला राज्य नहीं है, इसे ही धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब हो गया कि धर्म है, प्रत्येक धर्म को समान अस्तित्व मिलना चाहिए, प्रत्येक धर्म को समान दृष्टि से देखा जाए, तो उसे ही धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। यानी जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करने वाला राज्य है, इसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत जो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श है, इन्हें हम कहाँ देख सकते हैं? तो राइट आंसर होगा ए, प्रस्तावना। यानी संविधान के अंतर्गत जो भारतीय लोकतंत्र है, इसके आदर्शों को हम भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना दी गई है उसमें हमें देख सकते हैं। तो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? विधि की शासन जो है, इसकी संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली का एक विशेष विषय है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, ब्रिटेन। जो विधि का शासन है ये ब्रिटेन देश से लिया गया है, यानी विधि के शासन की जो संकल्पना है ये ब्रिटेन देश से की गई है, यानी ये ब्रिटेन देश से लिया गया है। तो राइट आंसर है ए होगा। तो दोस्तों आज हमने इंडियन पॉलिटिकल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों करंट अफेयर की क्लास में एक बार आपको फिर बता देता हूँ कि सुबह 6 बजे मॉर्निंग में डेली सुबह 6 बजे जो है करंट अफेयर की क्लास आती है, तो वो क्लास भी आप देखा करो ताकि आपको करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में कुछ जानकारी मिल सके, करंट अफेयर क्वेश्चनों के बारे में आपको फ़ायदा हो सके और आने वाली परीक्षाओं में आप जो करंट अफेयर से जो है वंचित न रह सकें। यानी करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है जो है ये मैं डेली मॉर्निंग 6 बजे लेकर आता हूँ, तो वो वीडियो भी आप देखा करो और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करा करो ताकि जो है आपको और आपके दोस्तों को जो करंट अफेयर है और इस जो पॉलिटिकल का है फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।